हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 15 की नोट, जो कि है आपका आर एनवायरनमेंट। तो हमें अपने इन्वायरमेंट के प्रति बहुत ही सचेत रहना चाहिए। हम लोगों ने इतना इन्वायरमेंट में गंद मचा रखा है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो कई बच्चों को तो यही नहीं पता कि आखिरकार इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वो सारी की सारी चीज़ें जो आपके आसपास आपको दिखाई पड़ती हैं, वो आपके इन्वायरमेंट है। कई बच्चों को लगता है कि उसमें सिर्फ एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, कि हम कहेंगे कि हमारे आसपास जो ट्रीज़ हैं, हमारे आसपास जो माउंटेन्स वगैरह हैं, तो हम उनको कहेंगे कि हाँ, वो हमारा इन्वायरमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। इन्वायरमेंट में आपके बायोटिक कंपोनेंट भी इंक्लूड होते हैं। जितने भी लिविंग कंपोनेंट है, आसपास में जितना भी इंटरेक्शन चल रहा है, जितनी भी चीज़ों के बीच में, उन सब को हम कहते हैं कि वो हमारा एक इन्वायरमेंट है, जहाँ पर कि हम रहते हैं और उसी इन्वायरमेंट में हम पलते बढ़ते हैं। और हम कहते हैं कि पता नहीं, हमारे जीने का इन्वायरमेंट अपना अलग है और लोगों का इन्वायरमेंट अलग है। वो हमारी उस लेवल पे डिपेंड करता है कि हम किस लोकेलिटी में, किस शहर में रहते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन दीज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। और जो इंटरेक्शन है किसी भी बायोटिक कंपोनेंट का एबायोटिक कंपोनेंट के साथ में, वो दोनों मिलकर इकोसिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। और कहते हैं कि जो इकोसिस्टम है, वो आपका फंक्शनल यूनिट होता है इकोलॉजी का। और इकोलॉजी की जो स्टडी होती है, इकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एबायोटिक कंपोनेंट। सो यू शुड क्लियर ऑल द थिंग्स गाइज। ओके, सो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं चैप्टर में। सो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। अगर किसी इकोसिस्टम के कंपोनेंट की बात करें, तो वहां पर कुछ आपके बायोटिक कंपोनेंट तो होते ही हैं। और जैसा कि हमने पहले ही मैंने आपको बता दिया है, कुछ एबायोटिक कंपोनेंट भी मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो कहते हैं कि हमारे आसपास हमको बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, जो कि आपके प्रोड्यूसर होते हैं। पर क्या सिर्फ प्रोड्यूसर प्लांट्स ही हो सकते हैं? क्या कोई और चीज़ प्रोड्यूसर नहीं हो सकती? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, जितनी आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो क्या करती है, कैन प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं यूजिंग द लाइट एनर्जी। फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है। लाइट की एब्सेंस में लाइट की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, मिनरल के होते हुए जो है प्लांट अपना खाना बनाते हैं। और उस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। देयरफॉर ऑल द ग्रीन प्लांट्स, इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट है, वो सारे के सारे प्रोड्यूसर हैं। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो खाने को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसीलिए उनको कहते हैं कि वो प्रोड्यूसर हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। What is the means by consumer guys? बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है। They are the organism which consume the other organism or their product as their food. तो मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो क्या कर रहा है, अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, बल्कि दूसरों को खा रहा है बैठ के, है ना। या तो जिंदा मतलब किसी चीज को खा रहा है, जिंदा प्लांट को खा लिया, या उसके किसी पार्ट्स को खा लिया, है ना, या उसके किसी प्रोडक्ट को खा लिया, जैसे फ्रूट्स को खा लिया या वेजिटेबल को खा लिया। पूरा प्लांट तो हमने नहीं खाया, पर उसको भी हम कहते हैं कि हम एक तरीके से कंज्यूमर है, क्योंकि हम दूसरों की चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। ऑल एनिमल बिलोंग टू दिस कैटेगरी। और सारा का सारा एनिमल, एक एक एनिमल जो है, कोई भी एनिमल अपना खाना नहीं बना सकता। सारे के सारे जानवर जो हैं, वो क्या करेंगे, डिपेंडेंट है प्लांट्स पे अपने खाने के लिए। यहाँ तक कि ह्यूमन बींग भी डिपेंडेंट है। The consumer depend upon the producer for their food directly और indirectly। हो सकता है कि जो कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली डिपेंड है, या तो इनडायरेक्टली भी हो सकता है। कोई इंसान जो है, वो अगर सीधा क्या कर रहा है, वो जाके सब्जियां और फ्रूट खा रहा है, तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट पे। लेकिन अगर कोई इंसान कहेगा कि भाई मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो डेली बकरा खाता हूँ, मुझे नहीं पता, और मैं तो प्लांट पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं वो जो बकरी का बायोमास बना है पूरा का पूरा, बकरी ने जो है घास खा के वो बायोमास इकट्ठा किया था, और उस बायोमास को बाद में उस इंसान ने खा लिया। इसीलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो प्लांट पे नहीं डिपेंडेंट है, वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, लेकिन है तो सही। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं चैप्टर में। व्हाट इज द मीन्स बाय डीकम्पोजर। डीकम्पोजर का क्या मतलब है? डीकम्पोज करना मतलब किसी चीज को छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में तोड़ देना। कहते हैं कि जो फंजाई होते हैं, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं कि किसी भी प्लांट को, एनिमल को, अगर वो मर जाए तो उसको क्या करते हैं, डेड, हमेशा मरे हुए पे वो हमला करेंगे, मरे हुए प्लांट पे, मरे हुए एनिमल को खा लेंगे,
है ना। हम देखते हैं कि क्या होता है कि प्लांट कहीं पे मर गया, कुछ दिन बाद वो प्लांट गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? उसको फंजाई और बैक्टीरिया ने चबा चबा के खा लिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू द सिंपलर वंस। और वो जो इतने इतने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे वो सारे के सारे सिंपल फॉर्म में आ गए। कहते हैं कि जो डिकम्पोजर होता है वो हेल्प करता है रिप्लेसमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज में। दीज आर कॉल्ड द रिड्यूसर्स। इनको रिड्यूसर्स भी कहते हैं। मान लो कि वो सारे के सारे डेड प्लांट्स एंड एनिमल को कोई नहीं खाता, तो वो तो सारे के सारे इकट्ठा हो जाते। फिर लास्ट में क्या होता? पूरी धरती इस मरे हुए इंसानों और मरे हुए जानवरों, मरे हुए प्लांट से भर जाता। ऐसे क्या कैसे काम चलता? और यहाँ तक कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जब वो इन चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं तो उनसे वो मिनरल वगैरह वापस ले लेते हैं, जिसके कारण की पूरी साइकिलिंग जो है न्यूट्रिएंट्स की चलती रहती है और इस तरीके से कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं जाती। एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, लेकिन मिनरल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? उनका साइकिलिंग होता रहता है। एक बार जो मिनरल बन गया वो पूरा साइकिल होते रहेगा, कभी कहीं जाएगा, कभी किसी फॉर्म में जाएगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीन्स बाय इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स के क्या फायदे? मैंने आपको बता दिया है। सच वो क्या करते हैं? वेस्ट को सारा खत्म करेंगे, डेड बॉडीज सबको खा लेंगे, प्लांट को खा लेंगे, एनिमल को खा लेंगे, हमारे इन्वायरमेंट को एकदम साफ सुथरा कर देंगे एंड क्रिएट स्पेस फॉर अ लिविंग ऑफ न्यूअर जनरेशन। क्योंकि आगे वाली जो जनरेशन आएगी, आगे वाले जो बच्चे आएंगे, बताओ वो कूड़े में रहेंगे? मतलब मरी हुई प्लांट पड़े हुए हैं, मरे हुए जानवर पड़े हैं, वो वहीं पे रहेंगे? नहीं ना। उनको एक प्रॉपर प्लेस चाहिए, अच्छी सी जगह चाहिए, साफ सुथरी जगह चाहिए, ताकि वो लोग भी अपनी जो है हेल्थ मतलब फिट फाट से मतलब जो अपनी लाइफ काट सके, है ना। अब आगे की तरफ बढ़ो। What is the means by abiotic component? These are the non-living component of an ecosystem. कहते हैं कि जो abiotic component होते हैं वो आपके non-living component होते हैं किसी भी ecosystem के, ठीक है। और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? तो उसमें मेनली इंक्लूड होता है आपका एयर, वाटर, लैंड एंड द लाइट टेम्परेचर। लाइट और टेम्परेचर भी इंक्लूड होता है, एयर होता है, वाटर होता है, ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड होती है किसी भी इकोसिस्टम में। फूड चेन से क्या मतलब है बच्चों? कहते हैं कि जो सीक्वेंस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन अ कम्युनिटी। कम्युनिटी का क्या मतलब है भाई? कम्युनिटी का मतलब है कि जो अलग अलग स्पीसीज एक साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। अगर हम लोग क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि हमें तो फर्क पड़ता है ना हम किस लोकेलिटी में रह रहे हैं। मान लो मैं किसी लोकेलिटी में रह रही हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं, मैं उससे परेशान हूँ, लेकिन मेरा उसके साथ इंटरेक्शन तो चल रहा है ना। अलग अलग स्पीसीज का जो इंटरेक्शन होता है वो साथ में मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं। लेकिन अगर एक ही स्पीसीज की बात करें और वो साथ में रह रहे हैं, साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को पॉपुलेशन कहते हैं। हम कहते नहीं है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, हमारे स्कूल की पॉपुलेशन इतनी है, हमारे किसी भी लोकेलिटी की पॉपुलेशन इतनी है, दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी है। तो पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं कि हम कुत्ते भी मिला लेंगे, हम कहेंगे अच्छा टोटल कुत्ते इतने रहते हैं, टोटल ह्यूमन इतने रहते हैं, तो इतनी पॉपुलेशन है। नो, उसके लिए हम अलग से वर्ड यूज करते हैं, दैट इज द कम्युनिटी इन विच द वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम द अदर ऑर्गेनिज्म। जिसमें क्या चल रहा है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है ना, यही तो चल रहा है हमारे बीच। टू ट्रांसफर द फूड एनर्जी। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? शायद हम चाहते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर हो, इसी को कहा जाता है फूड चेन, ठीक है। क्या होता है कि जो आपका ग्रास है, मान लो आपका ग्रास है, घास है, उसको इंसेक्ट ने खाया। इंसेक्ट को कौन खाएगा? फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग को किसने खाया? ईगल ने खाया। और ये प्रोसीजर आप कहोगे मैम क्या ये चलते रहेगा? कोई किसी को खाएगा, फिर कोई किसी को खाएगा, खाते रहेगा, ये रुकेगा कब? तो कभी भी ना फूड चेन के 4 या 5 लेवल से ज़्यादा नहीं लेवल हो सकते, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 10% एनर्जी लॉ, जो कि कहता है कि सिर्फ 10% एनर्जी ही अगले ट्रॉफिक लेवल में पास हो पाती है। और अब फिर बताओ इतना कम एनर्जी जा रहा है, और फिर बताओ इतनी ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल हो जाएंगे तो लास्ट वाले को तो कुछ एनर्जी नहीं मिलेगी, बेचारा वो तो मर जाएगा। तो इसीलिए जो है हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो इकोसिस्टम है, उसमें केवल 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल ही पॉसिबल है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फूड वेब से आप लोग क्या समझते हैं? द इंटरकनेक्टेड फूड चेन ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम व्हिच एस्टैब्लिश अ नेटवर्क ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस स्पीसीज, दैट इज कॉल्ड द फूड वेब। तो फूड वेब का मतलब क्या है रे? मेरे को तो समझ में नहीं आता। सो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आता है तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि फूड वेब जो है बहुत ईजी है। अलग अलग जो फूड चेन होते हैं, मान लो कि कोई घास है, तो क्या उसको सिर्फ बकरी ही खाएगी है, या सिर्फ कोई इंसेक्ट ही खाएगा? नहीं, उस घास को बहुत सारे लोग खा रहे हैं, ह्यूमन भी खा रहे हैं, बकरी भी खा रही है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो खा रहे, गाय भी खा रही है उधर से घास। तो ये नहीं है कि किसी एक चीज को एक ही जो है जानवर खाएगा। आपस में लिंक बना हुआ है कई सारे जानवरों का, और फूड चेन के अलग से लिंक बन जाते हैं और वो साथ में मिलके फूड वेब की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे रिलेशंस जो बन रखे हैं ना, एकदम इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड और कॉम्प्लेक्स रिलेशन जो है खाने का,
उसको कहा जाता है फूड वेब। एक जो फूड वेब होता है, ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई अ पोजीशन इन मोर देन वन फूड चेन। हो सकता है कि किसी फूड वेब में एक जो ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज्यादा पोजीशन ले ले फूड चेन में। एन ऑर्गेनिज्म कैन ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। कई बार क्या होता है, जैसे ह्यूमन ही मान लो ना, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन घास भी खा लेगा, ह्यूमन जानवर भी खा लेगा, ह्यूमन अंडे भी खा लेगा, तो मतलब इसका तो अलग ही लेवल की बदतमीजी चल रही है। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा तो है नहीं कि हमारा फिक्स है कि भाई मैं तो क्या करूंगा, सिर्फ घास ही खाऊंगा, या मैं सिर्फ, ऐसा नहीं होता है। देखो प्लीज समझने की कोशिश करो बच्चों, एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अलग अलग लेवल पे हो सकता है, वो अलग अलग चीजें भी खा सकता है। कई सारे ऐसे पक्षी हैं जो कि फ्रूट्स भी खा लेते हैं, वेजिटेबल भी खा लेते हैं, फिर इंसेक्ट भी खा लेते हैं, फिर फिशेस भी खा लेते हैं। मतलब अलग ही लेवल की चलती है, अलग ही लेवल का चल रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, आपको पता तक भी नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है मैंने आपको बता दिया है वैसे तो, कि ग्रीन प्लांट जो है वो केवल 1% ऑफ सनलाइट को कैप्चर करते हैं और कन्वर्ट करते हैं उसको फूड की एनर्जी में। 10% का लॉ क्या कहता है, लिंडमैन का 10% लॉ कहता है कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, कि केवल आपका 10% ही एनर्जी है जो कि आपके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाता है, और जो रिमेनिंग 90% एनर्जी है वो अपनी लाइफ प्रोसेसेस में, डाइजेशन में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, और वो सारा खत्म कर देता है 90% एनर्जी। ठीक है, मान लो कि मैं हूँ, मैं चलो बच्चों हमारा कोई दुश्मन है, छोड़ो मैं क्यों रहूँगी हमारा कोई दुश्मन है, उसने क्या करा, वो आया उसने क्या करे कि 100 पिज़्ज़ा खा लिए उसने, एक महीने में मान लो उसने 100 पिज़्ज़ा खा लिए, तो वो क्या करेगा ना, 90 पिज़्ज़ा से जो उसे एनर्जी मिली उसको तो उसने क्या करा, आपने फालतू के प्रोसेस में यूज कर लिया, दौड़ने भागने में, एक्सरसाइज करने में, और पता नहीं क्या क्या लड़ाई झगड़ा करने में भी यूज कर लिया। और फिर उसके बाद बस केवल 10% ही एनर्जी थी जिससे कि उसने अपना बायोमास बनाया, थोड़ा सा उसने मतलब एनर्जी उसके पास बची कि हाँ अगर उसको कोई खाएगा, हमारे दुश्मनों को कोई जानवर अगर कल को खा लिया, किसी मतलब आया बाघ ने उस पर अटैक कर दिया और बाघ ने उसको खा लिया, तो बाघ को सिर्फ 10% एनर्जी मिलेगी, क्योंकि 90% एनर्जी जो है, 90 जो हमारे पिज्जा का एनर्जी मिला था वो सारा का सारा इसने खत्म कर दिया, सारा वेस्ट कर दिया। समझते हो आप लोग, प्लीज समझने की कोशिश करो, इट्स टू इजी गाइस। नेक्स्ट जो हमारा है, ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी फूड चेन कंटेन द 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल। तो ये जो ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी हो रहा है, इसी के कारण ही हमारे फूड चेन में केवल 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे की तरफ बढ़ो बच्चों, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है भाई, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है कोई भी लिविंग थिंग या लिविंग कॉम्पोनेंट, कुछ भी। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना। तो कहते हैं कि किसी भी चीज का कंसंट्रेशन, किसी हार्मफुल केमिकल का कंसंट्रेशन नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते जाना, किसी फूड चेन में कौन कौन इन्वॉल्व है, सारे की सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ही इन्वॉल्व है ना, इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। कहते हैं कि जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल गेट अक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज एज द ह्यूमन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। किसी भी फूड चेन का टॉप लेवल कई बार ह्यूमन ही बन के रह जाता है। आप लोग देखते हैं ह्यूमन क्या करता है, रे फिश भी खा रहा है वहां पे बैठ के, बड़ी बड़ी फिशेस खा रहा है, छोटी फिशेस भी नहीं, फिर वो पक्षियों को खा रहा है। तो हम लोग ना एकदम टॉप के लेवल पे हैं, और हम लोगों में ये इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया केमिकल कि हम लोग बच नहीं पाएंगे, बाय गॉड। इसके 2 एग्जाम्पल लर्न करोगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के, डीडीटी और मरकरी, जो कि हमारे बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाता है और उसका मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता, और हमारे बॉडी में वो इकट्ठा हो के एक दिन जमा हो जाएगा, और फिर क्या होगा, अल्टीमेटली डेथ, द रिजल्ट विल बी डेथ। ओके, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के और भी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, हार्मफुल जो हमारे पॉसिबल चीज़ें होती हैं। बर्ड्स के साथ क्या होता है कि बर्ड्स में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म उसके कारण नहीं हो पाता, डीडीटी के कारण, जिसके कारण कि उनके अंडे जो है ना वो टाइम से पहले ही जो है टूट जाते हैं, जिसके कारण बेबी मर जाता है। ठीक है, तो उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा घट रही है इस बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के कारण। सो हमको डीडीटी यूज़ नहीं करना चाहिए। डीडीटी क्या है बच्चों, डीडीटी जो है वो एक तरह का पेस्टिसाइड है, ओके, जो कि हम लोग क्या करते हैं, फार्मिंग वगैरह में यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइजर। सो वी शुड नॉट यूज इट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इन्वायरमेंट में क्या तुमने हंगामा नहीं मचा रखा है, एक बात बताओ, इन्वायरमेंट में चल क्या रहा है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन कर रखा है, ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट अलग से लगा पड़ा है, मतलब तुम लोगों ने धचिया सी उड़ा दी इन्वायरमेंट की। तो चैप्टर कहता है कि अपने इन्वायरमेंट पर जरा ध्यान दे दो बच्चों, क्या ही तुमने हरकत कर रखी है। तो हम कहते हैं कि हमने इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन कर दिया है, हम पेड़ों को काट रहे हैं, हम बदतमीजियाँ कर रहे हैं ले दे के, है ना, हम सोच नहीं रहे कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा। ओजोन लेयर क्या है,
Ozone layer is a protective blanket around the earth which absorb most of the harmful UV radiation of the sunlight. कहते हैं कि जो ओजोन लेयर है वो एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है अराउंड द अर्थ। मान लो कि हमारा अर्थ है तो इसके ऊपर ना एक ब्लैंकेट सी लगी, एक चादर सी लगी है, ताकि हमारे धरती को ज़्यादा नुकसान ना हो। और जितनी लाइट पड़, मान लो कि ये हमारा सन है, सन की लाइट इस पर पड़ेगी तो सन से ना बहुत गंदी गंदी लाइटें भी आती हैं, अच्छी अच्छी भी लाइटें आती हैं। गंदी कौन सी है? यूवी रेडिएशन बहुत गंदी होती है, वो हमें क्या करती है, म्यूटेशन कर देती है, स्किन कैंसर कर सकती है, कैटरेक्ट कर सकती है ना, मोतियाबिंद, और प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है, डिस्ट्रप्शन कर सकती है प्लांट्स का। तो कहते हैं कि वो ना हमें बचाती है कि यूवी रेज हमारे धरती पे ना आ सके, उसके लिए ये ब्लैंकेट के रूप में ओजोन लेयर हमको बचाती है। लेकिन हम लोग इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग चीजें यूज कर रहे हैं लाइक CFC, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारे ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है। ओजोन कहते हैं हम, ओजोन होल बन गया है। होल नहीं बना है, ओजोन की जो चादर थी वो पतली होती जा रही है। ब्लैंकेट मान लो इतना मोटा ब्लैंकेट है तो वो हमें ठंड से बचा देगा इजीली। अब वो ब्लैंकेट इतना पतला हो गया है तो हमें ठंड तो लगेगी ना। तो यही बात हो जाती है कि जब वो ब्लैंकेट पतला हो गया है तो कई सारी यूवी रेडिएशन अब हमारे अर्थ पे पहुंच जाती है, जिसके कारण कि हम देख रहे हैं कि लगातार जो कैंसर के केसेस है, लगातार कैटरेक्ट के केसेस है, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और अगर इसी तरीके से चलता रहा ना तो बस कुछ नहीं होगा, धरती का विनाश होना है। 6th एक्सटेंशन जो है इसी के साथ खत्म हो जाएगा हमारी धरती का। हम लोगों ने वैसे भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी क्योंकि कर रखी है। CFC पे वैसे तो अब बैन लग गया है, लेकिन पहले इसको फ्रिजेस वगैरह में यूज़ किया जाता था, जो कि क्या करता था, एज ए कैटलिस्ट यूज़ करके और हमारे सारे के सारे ओजोन लेयर को डिप्लेट करके रख देता था। यू कैन अंडरस्टैंड गाइस, होल कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब हम आगे की तरफ बात करते हैं। व्हाट ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के सबसे ऊंचे वाले लेवल पे चले जाओ, सबसे ऊंचे वाले लेवल पे, वहां पर क्या होता है, आपका ओजोन लेयर प्रेजेंट है, उसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर। एक बात समझो आप कि ये हमारा अर्थ है, इसके ऊपर बहुत सारा एटमॉस्फेयर है, और उसके बाद तो हमारा क्या आ जाता है, उसके बाद तो हमारा सारा का सारा ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो मान लो कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अलग अलग लेयर्स है, लाइक ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर। तो इसी तरीके से हमारा बढ़ता जाता है, और कहते हैं इट इज द डेडली पॉइजन एट द ग्राउंड लेवल। अगर हमारा ओजोन ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है तो वो बैड ओजोन है हमारे लिए, लेकिन अगर हमारा ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है तो वो हमारे लिए गुड ओजोन है। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आखिरकार ओजोन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है? लगातार एक प्रोसेस चल रहा है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में कि वो जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो जो है टूट जाता है ऑक्सीजन के फ्री 2 एटम्स में। ओके, और वो जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो कंबाइन कर जाते हैं एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, और इस तरीके से क्या होता है कि आपका ओजोन की फॉर्मेशन होती है। ये इक्वेशन यू शुड हैव टू लर्न। अब आगे की तरफ बढ़ो। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की डिप्लेशन अब हो रहा है तो क्या करें हम लोग, कुछ तो करना होगा। कहते हैं कि लगातार जो ओजोन लेयर की थिकनेस है घटती जा रही है हमारे अंटार्कटिका रीजन में, और इसको सबसे पहले हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था 1985 में। आप कहोगे मैम CFC अगर मतलब इतना ज़्यादा डिप्लीट कर रहा था हमारे ओजोन लेयर को तो हम लोग क्यों यूज़ कर रहे थे, क्यों बनाया था हमने CFC को? बच्चों, हमें पहले नहीं पता था कि CFC हम बनाएंगे तो ऐसा होगा। हम लोग CFC यूज़ करते रहे, हमें तो मज़ा आ रहा था, ओहो चलो फ्रीज है, मज़े आ रहे हैं भाई, है ना, बड़े ज़िंदगी के मज़े आ रहे हैं, बर्फ़ खाओ, आइसक्रीम खाओ। बाद में हमें पता चला कि ये क्या हो रहा है, ओजोन में होल कैसे हो रहा है। फिर भाई साइंटिस्ट ने पता करने की कोशिश की ओजोन में होल काहे हो रहा है, तो पता चला कि लो भैया ये CFC ना एक कैटलिस्ट की तरह यूज़ हो के और हमारा सारा का सारा ओजोन लेयर ख़राब कर रहा है। तो जैसे ही हमें पता चला हम नींद से जाके हमने कहा ओह ये क्या कर दिया हमने। फिर हमने कहा कि चलो कोई नहीं, अभी टाइम है, हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने CFC पे बैन लगा दिया और अब हम लोग रेफ्रिजरेटर में कुछ और यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल, हम लोगों ने CFC बहुत ज़्यादा यूज़ किया। जैसे ही फ्रिज आया ना एकदम छा गया मार्केट में, सब लोगों ने फ्रिज करके और ख़रीद लिया और एकदम CFC निकल रहा है। हम होशोवास में ही नहीं है, बाद में पता चला कि लो ये क्या कर गए, हम तो कांड कर गए। ह्यूमन तो हमेशा गलतियाँ करता ही है, गलतियाँ सबसे होती हैं तो हमसे भी हो गई, क्या कर सकते हैं हम। तो AC जो है AC में यूज़ करते थे हम लोग, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते थे, एरोसोल स्प्रे में यूज़ करते थे। अभी भी शायद किसी चीज़ में अभी यूज़ हो रहा है, बट रेफ्रिजरेटर में अभी यूज़ नहीं हो रहा है, ये तो कन्फर्म है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो प्रोग्राम था सक्सीड इन forging an agreement to stop the CFC production in the 1986 level Kyoto Protocol by all the countries। तो एक प्रोटोकॉल हुआ UNEP में, इसकी फुल फॉर्म लर्न करोगे, 1986 में हुआ था। तो उसमें यही कहा गया कि देखो ऐसा है, अब कोई भी जो कंट्री है वो CFC का प्रोडक्शन नहीं करेगी, काहे कि हमारा फिर हम लोग नष्ट हो जाएंगे।
तो फिर सारी कंट्री ने कहा ठीक है, अब जैसा आप कहते हैं वैसा ही करेंगे। आगे आ जाओ। गार्बेज डिस्पोजल एनवायरमेंटल इन द लाइफस्टाइल हैव रिजल्टेड इन एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब क्या हो रहा है हमारे आसपास, हम लोग इतना ज्यादा कचड़े की एक अलग से प्रॉब्लम है हमारी जिंदगी में। इतना सारा जो कचड़ा हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं उसका होगा क्या रे, इतना सारा हमने इकट्ठा कर दिया, लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल डेली, कुछ पॉलीथीन है, कुछ बैग्स हैं, मतलब हम सब कुछ खा पी रहे हैं, ये सारा कुछ होगा क्या। गार्बेज में हमारी दो तरह की चीजें होती हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसको कि बैक्टीरिया खा लेंगे और वो खत्म हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और वो बल्कि एज अ फर्टिलाइजर भी, एज अ मेन्यूर भी वो काम कर लेगा। ठीक है, फ्रूट है, वेजिटेबल पील्स है, कॉटन है, जूट है, डंग है, पेपर है, तो उसको तो चलो बैक्टीरिया खत्म कर देंगे। लेकिन कई सारे ऐसे वेस्ट है जो कि जिंदगी भर खत्म ही नहीं होंगे, हमें नहीं पता हमें उसका क्या सोल्यूशन निकालना है। हम लोग पागल हो जाएंगे अगर उसका सोल्यूशन निकालने हम बैठ गए। हमने पॉलीथीन बना तो दिया, लेकिन हमें खुद नहीं पता कि उस पॉलीथीन का करें क्या। इतना सारा कचरा जमा हो गया है, हम नॉर्मली अपनी डेली की चीज़ों में भी इतना ज़्यादा प्लास्टिक और पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं। वी शुड फील अ शेम कि हम क्या कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ। सब्सटेंसेस व्हिच कांट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल है आपके प्लास्टिन, पॉलीथीन, मेटल, सिंथेटिक फाइबर, रेडियोएक्टिव वेस्ट और पेस्टिसाइड। सो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको कि हम डिकम्पोज नहीं कर सकते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। जैसे प्लास्टिक को कभी हम खत्म नहीं कर सकते, पॉलीथीन को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, मेटल को नहीं कर सकते, सिंथेटिक फाइबर को नहीं कर पा रहे हैं, रेडियोएक्टिव वेस्ट को नहीं कर पा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स को नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे ऐसे में। हमारे पास कोई वही नहीं है, हमारे पास आंसर ही नहीं कि हम क्या करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, जाके एकदम डंपिंग कर देते हैं, है ना, सैनिटरी लैंडफिल कर देते हैं, लेकिन उससे क्या काम बनेगा बताओ, कितना हम भरेंगे। हर शहर के बाहर एक कचड़े का पहाड़ है, बेइज्जती हो रखी है, दिल्ली की बेइज्जती है, दिल्ली में तो कतई एंट्री के साथ ही कचड़े का पहाड़ है। अब आ जाओ, आगे आ जाओ। सब मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल के क्या पॉसिबल मेथड है, अब क्या करें भैया, इसके लिए बताया है मैंने आपको। बायोगैस प्लांट का यूज कर सकते हो, चाहो तो एक काम करो, जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग कर लो, है ना, अलग अलग कचड़े का डिब्बा कहते नहीं, बनाओ अलग अलग कलर में, वो बना लो, फिर बायोगैस में उसको यूज कर लो, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाएगी, मैन्योर मिल जाएगा, बायोगैस मिल जाएगा। या तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कर लो। अगर पानी में तुम लोगों ने कचरा भर दिया है, या तो सीवेज जानते हो ना, सीवेज क्या होता है, सीवेज में जो आपकी सारी की सारी और यू कैन अंडरस्टैंड गाइस। सो ड्रेन वाटर जो होता है कैन बी क्लीन इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जैसे ही आप उसको रिवर में डालते हो, उससे पहले एक काम करो, उसका ट्रीटमेंट कर दो तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, उसके बाद लैंड फिलिंग की बात करेंगे। जो वेस्ट है उसको हमें क्या करना है, अब लैंड फिलिंग के बारे में क्या करते हैं हम लोग, गए एक बुलडोजर लिया, बुलडोजर से कितना लंबा गड्ढा किया, बहुत ही गड्ढा, उसके अंदर क्या करा, जाके ऐसे भर दिया, ले कचरा भर दे, ले भर दिया, ऊपर से मिट्टी ढक दी, भाड़ में जाए, ऐसे ही करते हैं। या तो क्या करा, भर गया पूरा, इतना और ऊंचा पहाड़ बन गया, ले पहाड़ ही बन गया कतई, ऐसा ही होता है। नेक्स्ट आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक वेस्टेज जो होते हैं वो आप कंपोस्ट पीट्स में भर दीजिए, और उसके ऊपर कंपोस्टिंग ज़्यादा अच्छा मेथड है, थोड़ा संस्कारों वाला मेथड है, ध्यान से सुनना। हम क्या करते हैं, इसमें कचरा डाला, गड्ढा ही करते हैं, कचरा डाला, उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी डाली, फिर कचरा डाला, फिर थोड़ी सी मिट्टी डाली, फिर कचरा, फिर थोड़ी मिट्टी, संस्कारी मेथड है कंपोस्टिंग। नेक्स्ट आ जाओ, रिसाइकलिंग। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर रिसाइकल टू मेक द न्यू आइटम्स। मान लो कि ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम मतलब नहीं हो सकती भाई, मतलब नहीं कर सकते उसको बायोडिग्रेड, क्या करें हम, क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर लो ना। एक काम करो, जैसे मेटल है उसको चुन लो, कूड़े कबाड़े में से जाके चुन लो, जो कि करते भी है ना, जितने भी कबाड़ी वाले होते हैं वो काफ़ी अच्छी हमारी हेल्प कर देते हैं हमारे इन्वायरमेंट को अच्छा साफ सुथरा रखने में, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। गॉट इट। अब क्या है कि मान लो मेटल मिल गया, चुन लो उसको, उस मेटल को एक काम करो, मेटल को दोबारा से रिसाइकल करके फिर दोबारा से उसको कोई शेप दे दो और फिर मार्केट में उसको ला दो, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा है। रीयूज़ कर लो। जैसे कि क्या होता है, कॉपीज़ वगैरह होती है, मान लो हमने उस पर एक बार लिखा, ठीक है, कुछ हमने अपना काम किया, हमने सारा का सारा लिखा, उसको जाके हमने कबाड़ी वाले को बेच दिया। अब उसको क्या करेंगे, रिसाइकल भी कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं। मान ले उसी को दोबारा से यूज़ कर लिया, उससे न्यूज़पेपर बना लिया, थोड़ा काले पेजेस होते हैं न्यूज़पेपर के, काम बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर का दी एंड होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की थी कि आपको चैप्टर समझ में आ जाए, और मेरे को लगता है समझ में आ भी गया होगा। बहुत कठिन चैप्टर भी नहीं है, ठीक है, और बल्कि याद भी हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है दोबारा से इस वीडियो को एक बार देख लो, 1.5x पे 2x पे देख लो, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एग्जाम से पहले भी देख लेना,
तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए गाइस। वीडियो अच्छी लगी है फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।